नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज चर्चा करेंगे मेष राशि के ऊपर और राहु देव के बारे में आपको कुछ मैं बताने वाला हूं। तो पहले पार्ट में मेष राशि, हर लगन में मेष राशि जिस भाव में रहेगी उसको लेकर आप क्या फलित कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि राहु देव की कुछ क्वालिटीज जब वो किसी राशि में रहते हैं तो किस तरह से दूसरे ग्रह पर अपना प्रभाव डालते हैं, और बहुत से अच्छे जो योग होते हैं कुंडली में वो भंग हो जाते हैं, और कई बार अच्छे अच्छे राजयोग भी बन जाते हैं। तो दोनों एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। मेरा आग्रह है सबसे वीडियो अंत तक देखें, बीच में इसको स्किप नहीं करें। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें और ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। जो लोग मेरा फ्री वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, हर सैटरडे को रात को 8 बजे होता है। पूरी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिखती रहेंगी। तो पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। इसी के बारे में आज चर्चा मैं करने वाला हूं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको पहले आप समझ लीजिए, वीडियो को पूरा आराम से देखिए, फिर इसको अपनी अपनी कुंडलियों पे अप्लाई करिए। तो पहले मेष राशि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, हालांकि इसके बहुत सारे कारकत्व होते हैं लेकिन सारे कारकत्व यहाँ पे नहीं लेंगे। मेष राशि यानी झगड़ा और गुस्सा। मेष राशि जोश का कारक है। मेष राशि जहां से व्यक्ति के मन में नए नए आइडियाज आइडिया और विचार आते हैं, इसको मेष राशि इंडिकेट करती है। मेष राशि एक मतलबी पर्सन, यानी ये जो व्यक्ति होगा अपने ही बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचता है दोस्तों। ईगो, स्पोर्ट्स, गांव, माउंटेन्स, पर्वत, इन सब चीजों को मेष राशि इंडिकेट करती है। तो ज्यादा कारकत्व यहाँ पे ना लेके 2, 3, 4 कारकत्वों को अलग अलग तरीके से मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, हर भाव में कैसे इसका रिजल्ट जो है वो देखा जाता है। तो आइए एक एक करके मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं। तो जो लोग साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली खोल सकते हैं, और आपको कुंडली में ये देखना है कि मेष राशि कौन सी होती है। जहां 1 नंबर लिखा रहेगा कुंडली में, किस भाव में वो आपके आ रही है, उससे रिलेटेड फलित और प्रेडिक्शन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहली चीज, अगर मेष राशि लगन में ही रहती है तो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन दोनों मैंने चार्ट्स यहाँ पे लिए हैं। मेष राशि अगर किसी व्यक्ति के लगन में रहती है तो 2 या 3 फलित मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहली चीज, ऐसा इंसान बहुत मतलबी होता है जिसको सेल्फिश पर्सन कहते हैं। ऐसा इंसान नए आइडियाज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। इसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ नए विचार आते रहेंगे। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है उस तरह से इसके जीवन में नए विचार आने आरंभ होते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में मेष राशि रहती है बहुत ही गुस्से वाला होता है और बहुत जल्दी झगड़ा भी कर सकता है अगर बाकी शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा। तो ये 3-4 कारकत्व मैंने बता दिए। स्पोर्ट्स में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यही मेष राशि अगर दूसरे भाव में चली जाए, दूसरा भाव यहाँ पे आएगा, और दूसरा भाव, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भाव होता है पैसे का, दूसरा भाव है कुटुंब का। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर कुटुंब में वाद विवाद हो सकता है, या ये व्यक्ति पैसे को लेकर हमेशा नए नए कुछ आइडियाज या नए नए हमेशा विचार मन में लाता रहेगा कि ये नई गाड़ी आई है, इसको खरीद लेते हैं, या ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी तरह से पैसे को लेकर नए नए विचार उसके मन में आते रहेंगे। मेष राशि एक खास चीज को दर्शाती है दोस्तों, दूसरों को नसीहत देना, हर काम में उनके टोका टोकी करना। ये कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ जोड़ के दिखाऊंगा। अगर ये व्यक्ति किसी को पैसे देगा, मान लीजिए किसी पिता की कुंडली आप देख रहे हैं, उनके दूसरे भाव में मेष राशि है, तो जब वो अपनी संतान को पैसे देंगे तो सारी चीजें उनको साथ साथ समझाएंगे। पैसे ध्यान से रखना, ज्यादा खर्चा नहीं करना, अगर गाड़ी में ट्रेवल करोगे, ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो पैसे को बहुत टेक केयर करना। यही व्यक्ति अगर किसी को पैसे देगा बैंक में जमा करवाने के लिए,
तो 10 चीजें उसको साथ में नसीहत और हिदायत के तौर पे बोलेगा। दोबारा जाके वहां पे गिन लेना, देख लेना कहीं पैसे कम तो नहीं है। तो हर चीज में उसको एक आदत पड़ जाती है कि टोका टोकी करना और दूसरों को नसीहत देना। ये और भावों पे भी लागू होगा, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तीसरा, अगर तीसरे घर में मेष राशि है, तीसरा घर साउथ इंडियन चार्ट में यहाँ पे आएगा, तो तीसरे घर में मेष राशि, इसका मतलब आपके जो भाई बहन है बहुत ही मतलबी व्यक्ति, बहुत ही मतलबी पर्सन होने वाले हैं और बहुत ही गुस्से वाले होने वाले हैं। ईगो बहुत ज्यादा उनमें होने वाली है। मेष राशि डिमांडिंग राशि है दोस्तों, किसी चीज की डिमांड करना ये भी मेष राशि के अंतर्गत आती है। और मेष राशि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को इंडिकेट करती है, वो है सेक्स स्कैंडल। तो यहाँ इस चीज को भी आप जोड़ सकते हैं कि आपके भाई के जीवन में इस तरह की समस्या भी खड़ी हो सकती है अगर राहु देव या शनि देव का वहां पे प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो गुस्से वाले, मनमर्जी के मालिक, मतलबी, सिर्फ अपने बारे में ही जीवन में फोकस करेंगे और ईगो, नए आइडियाज इनके मन में हमेशा आते रहेंगे। चौथा, अगर मेष राशि चौथे भाव में, तो चौथा भाव साउथ इंडियन चार्ट में यहाँ पे आता है, तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन को लेकर, क्योंकि चौथा घर एजुकेशन का है, चौथा घर माता का है, चौथा घर जन्मभूमि का है, प्रॉपर्टी का है, तो अलग अलग तरह से इसको मैं फलित में आपको जोड़ के दिखाऊंगा। पहली चीज, एजुकेशन को लेकर व्यक्ति के मन में हमेशा नए नए विचार आते रहेंगे कि ये कोर्स भी कर लेता हूं, अच्छा ये ठीक नहीं है, ये कोर्स कर लेता हूं। तो ये नए विचार हमेशा व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं दोस्तों। और मेष राशि जोश को भी इंडिकेट करती है, तो चौथा घर क्योंकि माता को इंडिकेट करता है, तो कई बार ऐसे केसेस में यह भी देखा जाता है कि माता एक बहुत गुस्से वाली या एक बहुत ही मतलबी किस्म की लेडी होती हैं दोस्तों, जो ये चौथे घर से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पंचम भाव, पंचम भाव में अगर मेष राशि होगी, पंचम भाव यहाँ पे आएगा, तो अगर पंचम भाव संतान को इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब आपकी संतान बहुत ही जिद्दी हो सकती है, किसी की बात जल्दी से मानने वाली नहीं है। और मेष राशि जो होती है ये पहाड़ों को इंडिकेट करती है, गांवों को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे आप ये भी फलित कर सकते हैं कि हो सकता है कोई आपकी एक संतान गांव में पैदा हुई हो या दूर किसी ऐसी जगह पे जहां पे पहाड़ वहाड़ का एरिया हो, वहां पे आपके बच्चे का जन्म हुआ हो, किसी रिमोट जगह पे, छोटी सिटी में, उसके बाद फिर आप शिफ्ट करके बड़ी सिटी में आ गए। तो सारी चीजें यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। छठा घर, छठा घर होता है आपके रिश्तेदारों का, जो माता के साइड के रिलेटिव्स होते हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव वहां पे जरूर होगा जो बहुत ही एक जिद्दी पर्सन होगा, झगड़ालू पर्सन होगा। छठा घर आपके नौकर को भी इंडिकेट करता है, तो ऐसे नौकर भी बहुत गुस्से वाले होते हैं या बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं। यहां से आप इस चीज को दर्शा सकते हैं। दूसरा, सप्तम भाव में जब मेष राशि रहेगी तो 1 2 3 4 5 6 हम कर चुके हैं, 7 यहाँ पे आएगी। तुला राशि आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मेष ही लिखी है। तो अगर सप्तम भाव में तुला राशि आती है तो आप कह सकते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी बहुत ही गुस्से वाले होंगे, या बिजनेस को लेकर उनके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहेंगे, क्योंकि नए विचारों को जन्म देना भी मेष राशि का ही काम होता है। और मेष राशि गुस्सा और मतलबी, अपने बारे में सोचना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, ये अष्टम भाव यहाँ पे आएगा। और पेरेंटल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ से ये फलित आप कर सकते हैं कि आपके ससुराल पक्ष वाले एक जिद्दी या बहुत ही गुस्से वाले पर्सन हो सकते हैं, या ससुराल पक्ष से आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा या किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं 9वें भाव की, तो 9वां भाव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 9वें भाव का मतलब होता है कि भाग्य में ही इस पर्सन के जिद्दी होना लिखा हुआ है। 9वां भाव गुरु का भी होता है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा टीचर या ऐसा गुरु जीवन में मिल जाएगा जो बहुत ही एक गुस्से वाला पर्सन होगा,
या बहुत ही एक घमंडी किस्म का पर्सन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें 9वें भाव से जोड़े जाएंगी। 10वें भाव में अगर मेष राशि आती है, ये 10वां भाव यहाँ पे आएगा। तो 10वें भाव का मतलब है ये आपका कर्म स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में हमेशा नए नए विचारों को लेकर आगे बढ़ता है, बार बार उसका कुछ नया करने का मन करता है, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने गुस्से की वजह से, अपनी ईगो की वजह से उसको हमेशा दिक्कत या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 11वां भाव यहाँ पे आएगा। तो 11वां भाव आपके मित्र, तो कोई ना कोई आपका मित्र बहुत ही एक गुस्से वाला पर्सन या एक मतलबी पर्सन हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना है जिनके मेष राशि 11वें भाव में हो, तो अपने मित्रों से आप थोड़ा सा ज्यादा नजदीकियां ना बना के रखें। 11वां भाव बड़े भाई का भी होता है, तो सेम रूल वहां पे बड़े भाई के लिए भी एप्लीकेबल होगा। 11वां भाव लाभ का भी होता है, तो लाभ के लिए भी आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। ये 11वें भाव से आप देखेंगे। और 12वां भाव यहाँ पे आएगा। तो 12वां भाव होता है हॉस्पिटल, डॉक्टर, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे जिनका 12वें भाव में मेष राशि होती है, अक्सर उनको क्या प्रॉब्लम होती है, ये लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां पे इनका झगड़ा हो जाएगा। किस बात से? डॉक्टर अच्छा नहीं था, डॉक्टर टाइम से नहीं आया, ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है, दवाइयां प्रॉपर नहीं मिल पाई हैं, किसी न किसी वजह से वाद विवाद वहां पे हो जाता है। और ज्यादातर ऐसे लोग आप देखेंगे ये डॉक्टर को ही हिदायत या नसीहत देते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई मेरे को सूट नहीं करेगी, आप ये दवाई लिख दो। तो इस तरह से मेष राशि जो होती है ये नसीहत और हिदायत देने में भी बहुत प्रबल रूप से काम करती है दोस्तों। इस सबको आप हर भाव में भी जोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस यहाँ से निकल कर आ सकते हैं। तो ये हो गया मेष राशि के बारे में एक छोटी सी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बिना ग्रह के सिर्फ राशि आपको पता होनी चाहिए, किस भाव में आपके ये राशि आ रही है, वहां से आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जितना इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रेडिक्शंस का लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में जैसे मैंने आपको कहा था कि राहु देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, और अगली वीडियो में भी राहु देव के बारे में ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मैं दूंगा। तो पहली चीज, बहुत से लोग अपनी कुंडली में देखते हैं कि गज केसरी योग बन रहा है, गुरु और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं, 4 नंबर राशि में है गुरु हैं, 4 नंबर राशि में ही चंद्रमा है, लगन में ही बृहस्पति और गुरु बैठे हैं, बहुत स्ट्रांग गज केसरी योग बन रहा है, परंतु उसका परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ पे अक्सर बहुत से लोग गलती कर देते हैं जब वो ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, एक चीज को वो नोटिस नहीं करते हैं, वो है राहु देव। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिसको धोखा कहा जाता है, छल कहा जाता है, माया के कारक हैं राहु देव, लेकिन ये व्यक्ति को राजयोग का फल भी देते हैं, 0 से आपको करोड़पति बना सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है, जब ये एजुकेशन देने पर आते हैं तो व्यक्ति को महा इंटेलिजेंट पर्सन बना देते हैं। तो गज केसरी योग कैसे खराब हो जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ 4 नंबर राशि में है और 9 नंबर राशि में या 12 नंबर राशि में राहु देव अगर विराजमान है, तो इसको मैं लिख के दिखाता हूं ताकि एक आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे चंद्र है, और उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये 1 नंबर लगन है तो 9 नंबर यहाँ पे आएगा और 9 नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पर बैठे हैं राहु देव। तो यहाँ पे देखिए जो गज केसरी योग पर्सन कह रहा था कि मेरी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, वो इस चीज को फोकस नहीं करता है। बृहस्पति देव राहु के डिस्पोजिटर है, मतलब बृहस्पति के घर में राहु देव का बैठना, इसका ये मतलब होता है ज्योतिष में कि ये राहु देव अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी,
छल माया, जो भी राहु देव धोखा, जो भी चीजें राहु देव के अंडर आती हैं वो सब बृहस्पति को दे रहे हैं दोस्तों। तो ये गज केसरी योग पूर्ण रूप से अपना फलित नहीं दे पाता है, अपितु इसमें बहुत सारी रुकावटों का पर्सन को, उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु की एनर्जी, राहु देव की एनर्जी क्षमा चाहता हूं, वहां पे आ जाती है। इसी तरह से बहुत सी कुंडलियों पे आप देखेंगे शनिदेव उच्च राशि में होते हैं, तुला राशि में, फिर भी वो व्यक्ति आपको कहता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या देखना होता है, कहीं शनिदेव की दूसरी राशियों में राहु देव तो नहीं बैठे हैं। अगर शनिदेव की दूसरी राशियों में राहु देव बैठे रहते हैं तो इसका मतलब है राहु देव ने अपनी पूरी एनर्जी शनिदेव को दे दी है दोस्तों। तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन तो करेगा बहुत बड़ा, लेकिन धोखेबाजी के साथ, छल कपट के साथ, क्योंकि शनिदेव प्रोफेशन के इंडिकेटर है, प्रोफेशन के प्लैनेट है। राहु देव छल माया इन सब चीजों को इंडिकेट करते हैं। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर फॉरेन कंपनीज में काम करेंगे या विदेशी लोगों के साथ काम करेंगे या विदेशों में ही आपको काम करते हुए मिलते हैं, क्योंकि राहु देव की सारी जो एनर्जी है वो शनि देव को मिल जाती है। तो राहु देव एक फॉरेन प्लैनेट है दोस्तों। इसी तरह से अगर किसी कुंडली में आप देखते हैं 2 नंबर राशि है, उसमें राहु देव विराजमान है, या 7 नंबर राशि है उसमें राहु देव विराजमान है, और साथ साथ वो शुक्र देव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो ये राहु देव फिर राजयोग बना देते हैं दोस्तों। अपार संपत्ति, अपार लक्ष्मी आपके घर वास करती है। राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं, जब ये शुक्र देव के साथ कुछ कनेक्शन बनाते हैं या शुक्र देव की राशि में जाके बैठ जाते हैं, तो अपनी सारी जो एनर्जी होती है वो शुक्र देव को दे देते हैं। और दोनों ही गुरु और चेले का संबंध रखते हैं। शुक्र देव देव गुरु ना मानकर राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, दानवों के गुरु माने जाते हैं, धन के कारक हैं। ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, वो बल्क मनी भी आप कह सकते हैं, ये शुक्र देव के अंतर्गत आती है। तो जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाता है तो व्यक्ति के पास अपार संपदा और धन होता है दोस्तों। लेकिन ये नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। शुक्र देव पत्नी के कारक भी माने जाते हैं पुरुष की कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा या किसी तरह से चीटिंग जरूर करता है दोस्तों। यही राहु देव अगर मेष राशि में जाके बैठ जाएं, तो मेष राशि आपके भाई को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल छोटे भाई का कारक होते हैं, और मंगल स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक होते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसे यहाँ पे बन गया, राहु देव का जो छल और जो माया होती है और धोखेबाजी होती है वो मंगल देव के अंदर आ जाती है, सारी एनर्जी मंगल देव के अंदर आ गई। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे पति धोखेबाज होता है, झूठा होता है, एक करप्ट पर्सन होता है, पराई स्त्री से उसका संबंध भी होता है दोस्तों, या उस स्त्री के जीवन में वैवाहिक सुख में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। हर ग्रह की राशि में जब राहु देव बैठते हैं तो अपनी सारी एनर्जी उस ग्रह को दे देते हैं। तो ज्यादातर शुक्र देव के साथ इनका बहुत अच्छा प्रभाव देखा जाता है। यही राहु देव, जैसे मैंने बृहस्पति देव के बारे में भी आपको बता दिया, बृहस्पति देव जीव कारक माने जाते हैं। तो जब जीव के घर में ही राहु देव बैठते हैं तो अपनी सारी एनर्जी बृहस्पति को दे देते हैं। नेगेटिव एनर्जी, धोखेबाजी, छल कपट, तो ऐसा व्यक्ति फिर गुरु चंडाल योग बनता है और छल कपट करने वाला एक बहुत ही क्लेवर पर्सन बन जाता है। यही राहु देव जब बुध देव की राशि में बैठेंगे और अपनी सारी एनर्जी बुध देव को देते हैं, तो बुध देव जो होते हैं ये इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं दोस्तों। तो ऐसा व्यक्ति एक खुराफाती दिमाग लेकर पैदा होता है और ये बहुत ही छल कपट करने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसी तरह से अगर चंद्रमा के घर में राहु देव बैठ जाते हैं तो अपनी सारी एनर्जी चंद्रमा को दे देते हैं। तो चंद्रमा माइंड के कारक हैं, तो डिप्रेशन प्रॉब्लम
व्यक्ति को डर लगता है, किसी तरह से उसको स्टमक इश्यूज या डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने लग जाता है। ज्यादातर जब राहु चंद्रमा के घर में बैठ जाते हैं तो माइंड से रिलेटेड डिप्रेशन प्रॉब्लम्स, फियर प्रॉब्लम, फोबिया प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी ये विधि है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि राहु देव से अष्टम भाव किस चीज को दर्शाता है और क्या आप उससे फलित कर सकते हो। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।